साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम आपके लिए ले आए हैं भौतिक विज्ञान का अगला वन लाइनर वीडियो। जी हाँ, लगातार आपका स्नेह हमें मिल रहा है और यही मांग बार बार होती है कमेंट्स के माध्यम से भी कि हमें वन लाइनर वीडियो लगातार प्रोवाइड हो। हम भी देर नहीं करते हैं क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक सफल मेरुदंड का कार्य करेगा हमारा यह वीडियो, जो कि अध्याय वायु दाब को लेकर के है। जी हाँ, अब तक हमने वन लाइनर के माध्यम से विद्युत के विषय में जाना है। लगभग 38 क्वेश्चन उस अध्याय में थे। चुंबक तो हमने पढ़ लिया केवल 18 प्रश्नों के साथ। और आज हम आपको अगला वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं भौतिक विज्ञान वायुदाब, जैसा कि आप मेरे बाएं हाथ की तरफ देख रहे हैं, स्क्रीन पर आ गया है। पहला प्रश्न है कि वायुदाब की गणना सर्वप्रथम किसने की? तो साथियों, वायुदाब की गणना सर्वप्रथम की ग्यूरिक ने। जी हाँ, लिखा हुआ है, कॉपी निकाल ली और अपना लिखना शुरू कर दीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब होता है 1013 मिलीबार। लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि वायुदाब मापा जाता है या वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। तीसरे प्रश्न में बिल्कुल ठीक लिख लीजिएगा, बैरोमीटर। चौथा क्वेश्चन देखें, गैसों का दाब मापते हैं। दिल्ली पुलिस की पिछली परीक्षा में भी आया है, यह होता है मैनोमीटर। वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है और गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है, दोनों में अंतर है, आप यह नोटिस करते रहें। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बैरोमीटर में जो पारे की ऊंचाई है उसका पाठ्यांक होता है, तो यह होता है साथियों 76 सेंटीमीटर तक। जी हाँ, जब आप जाते हैं कहीं भी कोई बड़ी बिल्डिंग देखते हैं किसी इमारत में, तो वहां आपने देखा होगा कि दीवार पे एक थर्मामीटर जैसा लगा होता है जिसमें पारा भरा होता है। यही बताता है कि वहां का जो वायुदाब है वो कितना है। छठा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आदर्श वायुदाब पृथ्वी पर कहां पाया जाता है? उत्तर लिख लीजिएगा। 45 डिग्री अक्षांश और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इस पर हम बिल्कुल एक्यूरेट वायुदाब माप सकते हैं और 45 डिग्री अक्षांश पर ही पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मापा जाता है। जो भी हमें कोई भौगोलिक या वैज्ञानिक तथ्य जुटाने होते हैं तो 45 डिग्री अक्षांश महत्वपूर्ण अक्षांश है, यहीं से इनका मानक सही और त्रुटिपूर्ण लिया जाता है। अगली स्लाइड देखेंगे 7वें बिंदु के साथ में कि बैरोमीटर में ऊपर की ओर बढ़ता हुआ पाठ्यांक किस चीज को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कि मौसम साफ रहेगा एवं स्थिर होगा, कि दिन साफ होगा। 8वां बैरोमीटर का घटता हुआ पाठ्यांक निर्देशित करता है कि आंधी व मूसलाधार बारिश की संभावना है। तो मौसम का पूर्वानुमान बैरोमीटर से लगाया जाता है, जिसमें पारे का ऊपर और नीचे आना जाना ही सही बताता है कि क्या किस प्रकार का मौसम रहेगा। 9वां बिंदु देखें, ऊंचाई पर जाने के साथ वायुदाब। उत्तर है सदैव घटेगा। उदाहरण के लिए पूछ लेते हैं जो आपको 10वें बिंदु में दर्शाया गया है कि पर्वतों पर खाना बनाने में और श्वसन क्रिया में सदैव कठिनाई होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वायुदाब में कमी होना। जी हाँ, जितने हम ऊपर चलते चले जाएंगे पृथ्वी से, उतने ही वायुदाब में कमी होती चली जाएगी और इसी कमी के कारण पर्वतों पर खाना देर से पकता है और कच्चा रह जाता है, दाल नहीं उबल पाती, चावल नहीं उबल पाते, पानी बहुत जल्दी उबल जाता है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा उतनी नहीं हो पाती जितनी कि मैदानी भागों में हो जाती है। यदि हम बात करें 11वें बिंदु की, तो बहुत दिनों से लगातार यह प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सवाल रहा है कि वायुयान में बैठे व्यक्ति के फाउंटेन पेन की शाही का रिस जाना उदाहरण है। जवाब रहेगा वायुदाब की कमी के कारण। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं 12वें प्रश्न में क्या बताया गया है। पूछा जाता है दाब का मात्रक बताएं। साथियों, दाब के जो मात्रक हैं, पास्कल हम सबको याद है, लेकिन पास्कल, टोर और बार ये सभी दाब के मात्रक हैं और ये सभी बढ़ते हुए क्रम में हैं। पहले पास्कल, पास्कल के बाद टोर और फिर बार होता है। आगे देखते हैं 13वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस, यहां तक कि हाइड्रोलिक ब्रेक भी कार्य करते हैं। तो यह सभी कार्य करते हैं पास्कल के सिद्धांत पर।
14वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि दाब बढ़ाने पर किसी वस्तु का गलनांक बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? यदि ऊष्मा देने पर आयतन बढ़े। महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझना पड़ेगा ये थोड़ा सा, कि यदि दाब बढ़ाने पर गलनांक केवल उन्हीं पदार्थों का बढ़ेगा जिन्हें ऊष्मा देने पर उनका आयतन बढ़ता है, जैसे कि घी या मोम। तो अगर इन्हें प्रेशराइज कर दें तो इनका गलनांक भी बढ़ जाएगा। 15वां जो बिंदु है वो 14वें बिंदु का विपरीत है कि दाब बढ़ाने पर किसी वस्तु का गलनांक घटेगा। अब किन वस्तुओं का घटेगा? ये वे वस्तु हैं कि जिन्हें ऊष्मा देने पर आयतन घटे, जैसे कि बर्फ। पूछ लिया जाता है कि बर्फ का दाब बढ़ाने पर गलनांक तो घटेगा और मोम का दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मोम का ऊष्मा देने पर आयतन बढ़ता है और बर्फ का ऊष्मा देने पर आयतन घटता है। यह दोनों एक दूसरे के विपरीत बिंदु हैं। आराम से समझने की कोशिश करें। वन लाइनर में तो मैं आपको केवल इतना ही उपलब्ध करा सकता हूं। 15वां बिंदु के बाद हमें ध्यान देना है 16वें बिंदु पर। देखें कि दाब के बढ़ाने पर बढ़ेगा और घटाने पर घटेगा। क्या? क्वथनांक। जी हाँ, जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑलवेज, यदि दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा और यदि दाब कम करेंगे तो उस वस्तु का क्वथनांक भी कम होगा। 17वां बिंदु देखें कि द्रव में अशुद्धता मिलाने पर द्रव का गलनांक घट जाता है। जी हाँ, ये पूछा कैसे जाता है? ये बर्फ में नमक मिलाने पर बर्फ का जो गलनांक है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह साथियों घट जाता है। आगे स्लाइड देखेंगे आप। 18वां बिंदु देखें, अशुद्धियों के मिलाने पर क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट में क्या प्रभाव पड़ेगा? यह सदैव बढ़ता है। 19वां सवाल देखेंगे कि गोताखोर जल में अधिक गहराई पर तैर रहे हैं और यदि वह अधिक रिपीट 19वां बिंदु देखें, गोताखोर जल में अधिक गहराई पर तैरें तो उनके अंग खराब होने की संभावना अधिक होती है। कारण क्या है? क्योंकि जल का जो दाब है वह अधिक होता है। जो बॉडी है, जो मांसपेशियां हैं, उन पर अधिक दबाव पड़ता है, इसलिए अधिक गहराई में तैरने से तैराक की जो मांसपेशियां हैं, जो अंग हैं, उनको खराब होने की संभावना अधिक होती है। 20वां बिंदु ध्यान से देखेंगे कि यदि गोताखोर या कोई मछली समुद्र में गहराई पर तैर रही है और उसको एकाएक ऊपर ले आए तो गोताखोरों के फेफड़े और मछली का शरीर फटने की संभावना होती है। कारण क्या है? कारण है कि जो जल का दाब है वह अधिक है और जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे तो ऊपर दाब अत्यधिक कम हो जाता है। तो इस प्रकार से मछली का शरीर या गोताखोर के जो फेफड़े हैं वह गहराई से ऊपर आने पर अचानक फटने की संभावना होती है। 21वें बिंदु पर ध्यान दें। आपने भी पास्कल का नाम सुना कि पास्कल का सिद्धांत क्या है? तो यहाँ लिखा हुआ है, कॉपी पे नोट कर लें कि यदि सब तरफ से घिरे असंपीड्य द्रव में किसी बिंदु पर दाब परिवर्तित किया जाए तो उस द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर दबाव सदैव उतना ही रहेगा। यह सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत है पास्कल का। आइए अगली स्लाइड में हम दाब के कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। समझें, जैसे टैंक तो बहुत भारी होता है लेकिन वह आराम से सड़क पर और पुल पे चल पाता है। कारण है कम दाब के कारण वह कम दबाव गिरता है जमीन पर, क्योंकि वह एक सतत चेन पर टिका होता है। ऊंट का रेत पर चलना उदाहरण है। यह भी यही है कि जिससे ऊंट के जो पैर हैं वो बहुत चौड़े होते हैं और दबाव कम पड़ता है। कील का चोंचदार होना, यह अधिक दबाव पड़े इसलिए बनाई जाती है ताकि अधिक दबाव के कारण वह दीवार में घुस जाए। टायरों का चौड़ा होना, यह भी इसलिए ताकि कम दाब महसूस हो। और कुली, आपने देखा होगा स्टेशन पे जब बोझा उठाते हैं तो सर पे बहुत बड़ा एक कपड़ा बांध लेते हैं। किस लिए? ताकि उन्हें सामान का जो दाब है उसका कम एहसास हो। तो यही था वायुदाब का अध्याय। वन लाइनर के माध्यम से बहुत कम समय में आप तक पहुंचा है। आप इन प्रश्नों को लिखें, अच्छे से तैयार करें और यही प्रश्न निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में आएंगे। आप सफल होंगे ऐसी हमारी कामना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनमें वन लाइनर क्वेश्चन में हम केवल आपको इतना ही बता सकते हैं। अन्यथा हमारी जो बड़ी वीडियोस हैं जिनमें पूरा पाठ पढ़ाया गया है, आप उनसे थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। अनुमति दीजिएगा, मैं अमित तेवतिया फिर आपके लिए लेकर के हाजिर होता हूँ नया वन लाइनर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।